आज हम आपको एक फिल्म की कहानी समझाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 जनवरी 1954 से, जब कश्मीर में दो बच्चे राघव और आरिफ अपने दोस्तों के साथ राघव अच्छा खेलता है और एक मशहूर खिलाड़ी का नाम लेने लगता है। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, यहाँ ऐसे नाम नहीं चलते। फिर वे राघव को मारने लगते हैं, लेकिन उसका दोस्त आरिफ उसे किसी तरह बचाकर वहां से भगा लेता है। यहीं से हमें समझ आता है कि सच्ची दोस्ती में कोई धर्म नहीं होता। फिर हम पहुंचते हैं 1990 के समय में, जब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा था। उस वक्त इस आतंक को इमरान नाम का एक आदमी, जिसे लोग हथौड़ा कहते थे, लीड कर रहा था। वो लोगों को जमा करके भाषण देता है कि अब यहाँ उनका राज होगा। वहीं एक महिला अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रही होती है। रास्ते में पुलिस उसे रोककर कहती है कि आगे खतरा है। तभी एक आतंकी आता है और पुलिस वाले को गोली मार देता है। फिर वो औरत से कहता है, तेरी बेटी की शादी मैं अपने भाई से कराऊंगा। ये सुनकर महिला उसके चेहरे पर थूके भी मार देता है। उसकी बेटी ये देखकर डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हम एक बुजुर्ग पंडित अशोक को देखते हैं, जो अपने पोते राघव को ढूंढ रहा है। बाद में उसे राघव और आरिफ मिल जाते हैं। तीनों साथ घर लौट रहे होते हैं। तभी एक पुलिस की जीप आती है और कहती है कि चलो, माहौल खराब है। लेकिन रास्ते में वो जीप ब्लास्ट हो जाती है। उधर इमरान और उसके साथी अशोक के घर में घुस आते हैं और राघव के पापा को ढूंढते हैं। वो डर से एक ड्रम में छिप जाते हैं, लेकिन इमरान को खबर मिल जाती है और वो उन्हें ड्रम में ही गोली मार देता है। राघव की माँ शांति ये सब अपनी आंखों से देखती है। फिर इमरान शांति को धमकाता है कि अगर वह अपने पति के खून से सना हुआ चावल खा ले तो वह उसे और उसके बच्चों को जिंदा छोड़ देगा। इसके बाद कहानी आज के समय में आती है, जहां अशोक का छोटा पोता कृष्णा दिल्ली से कश्मीर आता है। वह अपने दादाजी की अस्थियां लेकर आया है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहां उसकी मुलाकात ब्रह्मदत्त से होती है, जो अब भी कश्मीर में रह रहे थे। धीरे धीरे अशोक के पुराने दोस्त भी वहां आते हैं, जैसे डॉक्टर महेश, एक पुलिस अफसर, और एक को नहीं पता कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी। वह बस यही जानता है कि वे किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसके बाद सीन दिल्ली की यूनिवर्सिटी का होता है, जहां कृष्णा प्रोफेसर राधिका का लेक्चर सुन रहा होता है। वह छात्रों को भड़काती है कि कश्मीर को भारत से आजादी चाहिए और कहती है कि सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। वह यहाँ तक कहती है कि 1990 में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। कृष्णा धीरे धीरे उसकी बातों पर विश्वास करने लगता है और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हिस्सा लेता है। राधिका उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक में हम 1999 का सीन देखते हैं, जहां अशोक ब्रह्मदत्त से मिलता है। वह कहता है कि उसके बेटे को खतरा है, क्योंकि लोग उसे पुलिस का मुखबिर समझते हैं। ब्रह्मदत्त कहता है कि वह कुछ करेगा। एक दिन ब्रह्मदत्त और अशोक का दोस्त सब्जी लेने जाते हैं। सब्जी वाला उन्हें पाकिस्तान की करेंसी देता है और ब्रह्मदत्त सब्जी वाले को जेल भिजवा देता है। इसके बाद वह मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, ताकि पंडितों की सुरक्षा की बात कर सके, लेकिन मुख्यमंत्री उसे ही दोषी ठहरा देता है। अब हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री खुद आतंकी इमरान, जिसे बेटा कराटे कहा जाता है, से मिला हुआ है। सीन बदलता है और हम फिर वर्तमान में आते हैं, जहां ब्रह्मदत्त की पत्नी कृष्णा को उसके माता पिता की तस्वीर दिखा रही होती है। कृष्णा ने कभी अपने मम्मी पापा को देखा नहीं था, क्योंकि जब लोग कश्मीर से भागे थे तो कुछ भी साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। ब्रह्मदत्त जब 1990 के नरसंहार की बात करता है तो कृष्णा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है कि 5 लाख नहीं, सिर्फ 2 लाख पंडित कश्मीर पहुंचाने वाले भी सेना के लोग थे। वह कहता है कि अगर हम किसी एक बच्चे को गाड़ी से बांधकर घसीटेंगे तो बाकी सबको आतंकी क्यों कहें। यही सोच उन्हें आतंक की ओर धकेलती है। यह सब सुनकर ब्रह्मदत्त गुस्से में आ जाता है और कृष्णा को पुराने समय की सच्चाई दिखाने ले जाता है। वहां दिखाया जाता है कि जब श्रद्धा को उसके पति के खून से सने चावल खाने को कहा जाता है तो वह मजबूरी में खा लेती है, ताकि उसके बच्चे बच सकें। इसके बाद इमरान वहां से चला जाता है। फिर अशोक पुष्कर ब्रह्म को फोन कर बताता है कि उसके बेटे की हत्या हो गई है। वह कहता है कि जब ऐसा पूरे देश में होगा तब तुम भी उसमें शामिल माने जाओगे। इसके बाद अशोक अपनी बची हुई फैमिली को लेकर एक ट्रक में बैठकर कश्मीर छोड़ देता है। वे लोग एक टेंट में रहने लगते हैं, जहां और भी कई परिवार सेना की मदद से पहुंचे थे। उनके पास न खाना था न पानी। सेना थोड़ी बहुत मदद करती थी और लोग सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन वो अपने घर वापस जाएंगे। धीरे धीरे अशोक की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। एक दिन वहां ब्रह्मदत्त आता है, जो अब होम मिनिस्टर भी आते हैं और लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। अशोक एक पोस्टर लेकर आता है और धारा 370 हटाने की मांग करता है।
ब्रह्म उसे देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि अशोक अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। ब्रह्म अशोक की फैमिली से वादा करता है कि वो उन्हें एक घर और नौकरी दिलाएगा। फिर वो उसी घर में रहने लगते हैं, पर वहाँ भी हालात अच्छे नहीं थे। दूसरी ओर इमरान अब टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि उसने 2025 लोगों को मारा क्योंकि वो एक आजादी का सिपाही है। ये सब देखकर अशोक को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि अब ये इंसान मीडिया में पहुंच गया है, जल्द ही पीएम तक पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद अशोक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मरने से पहले वह कृष्णा से कहता है कि उसकी अस्थियां उसकी। फिर कहानी दोबारा वर्तमान में आती है। ब्रह्मदत्त कृष्णा को सारी सच्चाई बताता है। कृष्णा अब समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे झूठ बोल रही थी। राधिका ने तो उसे यहाँ तक कहा था कि वो इमरान से जरूर मिले। अगले दिन अशोक के पुराने दोस्त कृष्णा को उसके पुराने घर ले जाते हैं, जहां अब मंदिर की जगह आतंकी झंडा लगा हुआ था। वे उसे हटा देते हैं और कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियां वहीं विसर्जित करता है। इसके बाद कृष्णा इमरान से मिलने जाता है, जो अब उसका भाई राघव का बचपन का दोस्त आरिफ निकला। रास्ते में आरिफ सारी सच्चाई बताता है और कृष्णा उसकी बात रिकॉर्ड करता है। आरिफ कहता है कि उसका परिवार कभी भी पंडितों के खिलाफ नहीं था और कृष्णा जब आतंकी इमरान बेटा कराटे से मिलता है तो वह कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। उसके मुताबिक कश्मीरी पंडित खुद ही डर के कारण कश्मीर छोड़ रहे थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले असल में आर्मी के लोग थे। इमरान खुद की तुलना भगत सिंह और गांधी जी से करता है। यह सुनकर कृष्णा का दोस्त प्रणव उसकी बातों में आ जाता है और ब्रह्मदत्त से बहस कर बैठता है। ब्रह्मदत्त को जब लगता है कि अब बहुत हो गया तो वह कृष्णा के सामने 3 फाइलें रखता है। जब कृष्णा उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि इमरान ने ही उसके भाई शिव और माँ श्रद्धा को मारा था। यह जानकर कृष्णा अंदर से टूट जाता है। फिर वह अपने कॉलेज वापस जाता है, जहाँ प्रोफेसर राधिका बच्चों को एक गाना गाकर बहकाने की कोशिश कर रही होती है। वो कृष्णा से कहती है कि वह प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसीलिए उसे एक भाषण देना चाहिए। अब वक्त था जब सबको सच्चाई बतानी थी। कृष्णा माइक लेकर सबके सामने बोलना शुरू करता है। हजारों साल पहले आर्षि कश्यप कश्मीर आए थे और उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा कश्मीर। विद्वान और संत वहां पहुंचे और उन्होंने कश्मीर को ज्ञान की भूमि बनाया। फिर कृष्णा बताता है कि कैसे कुछ लोग जो शरण लेने के बहाने वहां आए थे, उन्हीं ने बाद में कश्मीरी पंडितों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ पंडितों को मारा बल्कि उन मुसलमानों को भी मार डाला जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे पंडित वहां माइनॉरिटी में बदल गए और लाखों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कृष्णा कहता है, आज हमारे पास ताकत है कि हम फिर से अपने घर लौट सकें। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वह आगे बोलता है कि नेता बस लोगों को हिंदू मुस्लिम कोई असली मुद्दों जैसे गरीबी बेरोजगारी की बात नहीं करता और हमारे भोले भाले लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं। इसके बाद कृष्णा अपनी माँ श्रद्धा और भाई शिव की कहानी सुनाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे आतंकियों ने आर्मी की ड्रेस पहनकर उनके घर पर हमला किया था। उन्होंने श्रद्धा से जबरदस्ती की और फिर सभी को मार डालती है। और ये एक दर्दनाक सच्चाई थी जिसे अब कृष्णा ने सबके सामने उजागर कर दिया था।